गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संजीदा खातून, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के केएम कॉलेज जमुई, बिहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी से ग्रसित है, जिस महामारी का नाम कोविड-19 है। और इस महामारी का कोई उपयुक्त औषधि की अभी तक खोज नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रखने में ही हम सब की भलाई है। घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस महामारी के दौर में हमारी जिंदगी रुकी नहीं है, बल्कि थोड़ी थम गई है, थोड़ी धीमी हो गई है। लेकिन हम अपने समस्त कार्यों को इसी में कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य भी सुचारू रूप से जारी रखना है। मेरा आज का ये लेक्चर इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। आज हम औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है और यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्रांति का साधारण अर्थ आकस्मिक उथल पुथल से होता है। जब हम क्रांति की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में रक्तपात, खून खराबा, उथल पुथल जैसी बातें उभर कर आती है। जैसा हम फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और 1857 की क्रांति के संदर्भ में भी देख चुके हैं, किंतु औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में ये बातें दृष्टिगोचर नहीं होती है। औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसका विकास क्रमिक ढंग से हुआ था। औद्योगिक क्रांति जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नोल्ड टाइनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में प्रयोग किया था, जो 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के विषय में अर्नोल्ड टाइनबी कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति का सारांश उत्पादन और धन का वितरण करने संबंधी मध्यकालीन व्यवस्था के स्थान पर अधिक से अधिक उत्पादन करने में प्रतिस्पर्धा थी। उनका कहना है कि औद्योगिक क्रांति के तहत जो हमारी मध्यकाल की उत्पादन और धन वितरण का जो सिस्टम था, उसके स्थान पर इस विषय में अधिक से अधिक कंपटीशन की स्थिति को वो दर्शाते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एक दूसरे इतिहासकार ने इस प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया
कि मनुष्य उत्पादन की प्राचीन तरीकों को छोड़कर बड़ी मात्रा में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। यह कथन है प्रोफेसर डेविस का। डेविस कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के जो उत्पादन का जो प्राचीन तरीका था उसमें परिवर्तन किया। यानी इनका कहने का मतलब है कि जब मनुष्य अपनी जरूरत की वस्तुएं घरों में उत्पादन करता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अब ये उत्पादन बड़े बड़े कारखानों में होने लगा। औद्योगिक क्रांति के विषय में इतिहासकार T.W. राइकर लिखते हैं कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द ट्रांसफॉर्मेशन इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द जनरल सब्स्टिट्यूशन ऑफ पावर ड्राइवन मशीनरी फॉर हैंड लेबर। वो कहते हैं कि अब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य अपना काम, अपना उत्पादन हाथों के स्थान पर ऊर्जा चालित मशीनों से करने लगा। यानी कहने का मतलब है कि हैंडलूम पावर लूम में बदल गया। तो इन परिभाषाओं के आलोक में यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य में उत्पादन, निर्माण प्रणालियों तथा श्रमिकों के स्तर में होने वाले उन परिवर्तनों को दर्शाता है जो इंग्लैंड से शुरू होकर यूरोप और फिर पूरे विश्व में दृष्टिगोचर हुए। वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये यूं कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक आविष्कार थे वो औद्योगिक क्रांति का आधार था। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप मशीन युग का शुरुआत हुआ, जिससे अब बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। घरेलू उत्पादन प्रणाली यानी लोग जो घरों में उत्पादन करते थे उसका स्थान कारखानों ने ले लिया। जब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा तो इन वस्तुओं को बेचने के लिए आधुनिक व्यापार तंत्र का विकास हुआ और इन व्यापार के फलस्वरूप व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि नई संस्थाओं एवं नए मूल्यों का जन्म हो रहा था और लोगों के रहन सहन और उनके विचारों में परिवर्तन हो रहे थे। यानी क्रांति का जो अर्थ है परिवर्तन, तो वो हम औद्योगिक क्रांति में देखते हैं। यानी उद्योग धंधे में जब परिवर्तन हुआ तो इसका प्रभाव हम मनुष्य के जीवन, उनकी आर्थिक पद्धतियों, उनके सामाजिक जीवन, विचारों आदि में भी देखते हैं। तो इस प्रकार हम ये समझते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य इंग्लैंड में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो व्यापक, विस्तृत और प्रभावोत्पादक परिवर्तन हुए उसे ही औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है, जो इंग्लैंड से शुरू होकर यूरोप और
संपूर्ण विश्व में फैल गया। अब प्रश्न यह है कि आखिर ये क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति यूरोप के दूसरे देशों या विश्व के अन्य देशों में न होकर इंग्लैंड में ही क्यों संपन्न हुई? आखिर इंग्लैंड में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन से कारण थे जिसके फलस्वरूप यह इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम संपन्न हुई? तो हम जो पहला कारण देखते हैं वो है इंग्लैंड का भौगोलिक संरचना। यानी इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जिसके फलस्वरूप यह क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। आखिर इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति में ऐसा क्या था? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लैंड समुद्र से घिरे होने के कारण यह बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड एक द्वीप है, एक द्वीप स्थिति के कारण इंग्लैंड बंदरगाहों के लिए भी उपयुक्त था। उन्हें जो ये बंदरगाहों की सुविधा प्रकृति ने दी थी, जिसके माध्यम से वो बाहर से कच्चा माल मंगा सकता था और तैयार माल को बाहर भेज सकता था। यानी ये जो स्थिति थी वो इंग्लैंड को प्रकृति ने दिया था। यानी समुद्र से घिरे होने के कारण वह सुरक्षित था बाह्य शत्रुओं से, और लंबा समुद्र तट होने के कारण इंग्लैंड में बंदरगाहों की सुविधा थी। दूसरा जो कारण था वो था कृषि क्रांति। यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पूर्व ही कृषि क्रांति हो चुकी थी। इस कृषि क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में खुले खेत के स्थान पर घेरेबंदी खेती के नए नए तरीकों का प्रयोग, अच्छे अच्छे औजार, खाद और पुष्ट बीजों का प्रयोग होने लगा। कृषि के क्षेत्र में मशीनों का भी प्रयोग होने लगा। इससे एक परिणाम तो यह हुआ कि खेती में लगे हुए बहुत से मजदूर या यूं कहें कि कृषक, छोटे कृषक अब बेकार हो गए, उनकी आजीविका छिन गई और उन्हें अपनी आजीविका के लिए कारखानों में काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इससे इंग्लैंड में श्रम शक्ति की आपूर्ति हुई। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे एक तो कारखानों को कच्चे माल की प्राप्ति होने लगी और साथ ही औद्योगिक शहरों में बसे हुए आबादी का भरण पोषण करना संभव हो गया। तीसरा जो कारण है वो है सस्ते एवं कुशल मजदूरों की उपलब्धता। यानी इंग्लैंड के पास सस्ते एवं कुशल मजदूर थे। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कृषि क्रांति के फलस्वरूप बहुत से किसान बेकार हो गए और उन्हें अपनी आजीविका के लिए कारखानों में काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार ये श्रमिक सस्ते वेतन पर
काम करने के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो 17वीं शताब्दी का यूरोप है, उस समय यूरोप के बहुत से देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहे थे। तो उन देशों से बहुत से मजदूर ने आकर इंग्लैंड में शरण ली और उन्होंने अपनी कला कौशल के द्वारा औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो नेक्स्ट कारण है वह है विशाल औपनिवेशिक शक्ति, यानी इंग्लैंड एक मजबूत औपनिवेशिक शक्ति था। विश्व के विभिन्न कोने में उसके उपनिवेश थे, जहां से वो कच्चे माल को प्राप्त कर सकता था और फिर तैयार माल को वो बेच सकता था। यानी कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल के लिए बाजार की उपलब्धता ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। जो नेक्स्ट कारण है वो है कोयले और लोहे के विशाल भंडार। इंग्लैंड के उत्तरी भागों में लोहे एवं कोयले के खाने प्रचुर मात्रा में थी और ये दोनों जो वस्तुएं हैं यह उद्योग धंधे के लिए उनकी मूलभूत जरूरतें हैं और ये मूलभूत जरूरतें इंग्लैंड के उत्तरी भाग में पर्याप्त मात्रा में थी। फलस्वरूप इंग्लैंड बड़े पैमाने पर मशीनों का निर्माण करने और कम खर्च एवं कम समय में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम हुआ। इन प्राकृतिक सुविधाओं ने भी इंग्लैंड में औद्योगिक उन्नति को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट जो कारण है वह है वैज्ञानिक खोज। वैज्ञानिक खोजों ने भी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप ही विभिन्न तरह की मशीनें अस्तित्व में आई और इन मशीनों के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होने लगी। इंग्लैंड में वैज्ञानिक परंपरा की शुरुआत हम फ्रांसिस बेकन के समय से ही देख रहे हैं। रॉयल सोसाइटी नामक एक संस्था का निर्माण चार्ल्स सेकंड के समय में ही हो चुका था, जो वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहन दिया करता था। इस संदर्भ में हम उन खोजों का, उन आविष्कारों का जिक्र कर सकते हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें जेम्स वाट का वाष्प चालित इंजन, जॉन के का फ्लाइंग शटल, हारग्रीव्स का स्पेनिंग जेनी, आर्कराइट का वाटर फ्रेम आदि आविष्कारों ने औद्योगिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा हम इंग्लैंड में पूंजी की अधिकता को देखते हैं, यानी इंग्लैंड में धन की कोई कमी नहीं थी। 16वीं सदी से ही इंग्लैंड में दास व्यापार, अमेरिका और भारत के साथ व्यापार के फलस्वरूप इंग्लैंड में धन जमा होने लगा था, जिसका उपयोग औद्योगिक उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकता था। धन की प्रचुरता ने बैंकिंग प्रणाली के विकास में भी योगदान दिया और इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, जो शीघ्र ही देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बन गया।
इसके अलावा इंग्लैंड में बहुत सारे प्रांतीय बैंकों की भी स्थापना हुई। एक आंकड़े के अनुसार 1784 ईस्वी तक इंग्लैंड में 100 से भी अधिक प्रांतीय बैंक स्थापित हो चुके थे। अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थी। इस प्रकार बड़े बड़े कारखाने खोलने के लिए, उद्योग धंधे शुरू करने के लिए इंग्लैंड के पास पर्याप्त धन था। धन की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा बैंकों की सहायता से विशाल औद्योगिक उद्यमों को भी सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता था। जो नेक्स्ट कारण है वो है मुक्त व्यापार की नीति। इंग्लैंड मुक्त व्यापार का समर्थक था, जबकि यूरोप के अन्य देश जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस आदि में व्यापार पर इतने तरह तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे कि वहां उद्योग धंधे का विकास स्वतंत्र रूप से संभव नहीं था। जबकि इंग्लैंड मध्यकालीन प्रतिबंधों को तोड़कर आगे आ चुका था, जिसके फलस्वरूप वहां स्वतंत्र रूप से उद्योग धंधे का विकास हुआ। नेक्स्ट कारण है यातायात और परिवहन। यातायात के क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि सुधारों का सूत्रपात सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुआ। यानी इंग्लैंड में यातायात की दिशा में, यातायात के सुधार की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए। इस दिशा में सर्वप्रथम मैकडॉमन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले समतल भूमि पर सड़कों के निर्माण की प्रणाली को विकसित किया। यातायात की सुविधा के लिए नहरों का निर्माण किया गया। 1761 में जेम्स ब्रिंडले ने मैनचेस्टर से बर्सले तक इंग्लैंड में पहली बार नहर का निर्माण किया और इंग्लैंड के सभी प्रमुख शहरों को नहरों के द्वारा जोड़ा गया। अब वस्तुओं की सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो सकता था। इसके साथ ही साथ रेलवे लाइनों को भी विस्तृत किया गया, यानी रेलवे के क्षेत्र में भी आवश्यक और सकारात्मक सुधार किए गए। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने बल्चर नामक रेल इंजन का निर्माण किया, जो 4 मील